हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी सीटेट ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस चैप्टर का पहला प्रश्न बनता है कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, अर्थात ग्लोब पृथ्वी का आकार देखकर जो उसकी कॉपी बनाई गई है उसे ही ग्लोब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अक्ष क्या है? आप ग्लोब में देखते होंगे कि उत्तर तथा दक्षिण की ओर दो सुइयां लगी होती हैं, उसे ही अक्ष कहते हैं, तथा ये सुइयां जहां गड़ी होती हैं उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि पृथ्वी और ग्लोब में एक अंतर यह होता है कि पृथ्वी पर कोई भी रेखाएं नहीं होती हैं। यह एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो सिर्फ ग्लोब पे स्थिति, ये समय आदि में सहायक होती हैं, इसलिए इन्हें दर्शाया गया है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अर्थात विषुवत वृत्त के ठीक ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, अर्थात विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की जितनी दूरी होती है उतनी विषुवत वृत्त से ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की भी दूरी होती है। विषुवत वृत्त से इन ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जो समानांतर वृत्त रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, तथा विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। परंतु जैसा कि हम देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों की ओर अक्षांश रेखाओं का जो मान है वह समान है, जैसे कि 23 डिग्री उत्तर की ओर भी है, 23 डिग्री नीचे की ओर है। इसलिए हम किसी विशेष स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए उसके साथ उत्तर या दक्षिण भी लगाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं ब्राज़ील के दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों ही एक अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है तथा बेली होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23 डिग्री उत्तर की ओर होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो 23 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त होता है, तथा विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। जैसे कि यह सब बना है, यह विषुवत वृत्त तथा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा तथा 66.5 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है। ठीक ऐसे ही नीचे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा में मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र है उसमें सूर्य चूंकि एक बार ठीक सर के ऊपर होता है, इसलिए इसमें अधिक ऊष्मा तथा ताप प्राप्त होता है, जिस वजह से इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। एवं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं जाता है, और जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है वैसे वैसे सूर्य की किरणें तीखी होती जाती हैं, इसलिए इनके बीचों के क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तर ध्रुव के बीच को शीत कटिबंध तथा दक्षिणी ध्रुव वृत्त के तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच को शीत कटिबंध कहते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है, जैसा कि उदाहरण के रूप में प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह भी पता करना होगा कि वह पूर्व में है या पश्चिम में है। इसी पूर्व या पश्चिम को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती हैं एवं ध्रुवों को शून्य हो जाती हैं, जहाँ सभी देशांती रेखाएं याम्योत्तर हो जाती हैं। अर्थात देशांतर रेखाएं
अर्धवृत्त होती हैं और इनके बीचों की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर याम एक हो जाती हैं, जैसा कि यह चित्र में बना है। ये यहाँ एक हो गई हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए इनकी दूरी कम होती जा रही है। अगला पॉइंट, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान नहीं होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी के दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाग करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, देशांतर और समय। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पश्चिम में होगा। अर्थात चूँकि हमें यह मालूम है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः इसी कारणवश सूर्य पूर्व से निकलता है, जिस कारण से ग्रीनविच समय पूर्व में ग्रीनविच समय से आगे होता तथा पश्चिम में उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, तो वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 अर्थात 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि इस दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समान समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यह सीटेट के प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आ गया है कि गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटों की दूरी होती है, तो यह उत्तर होगा 1 घंटा 45 मिनट। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम को 7:30 बजे होंगे। यह भी प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है कि लगभग जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होते हैं, तब भारत में कितना बजेगा, तो इसका उत्तर होगा 7:30 बजे। कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री स्थानों तक घेरता है। तो यह भी एक प्रश्न आ चुका है कि रूस में कितने मानक समय है, तो उसका उत्तर होगा 11। चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल हम NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।